यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी। यू आर स्टडिंग विद कमलजीत ककराना। जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो थ्योरी जो अपन ने जहाँ तक कंप्लीट कर ली है, उसके बाद मैंने सोचा कि अब आपको थोड़े क्वेश्चन करवा दिए जाएं, जिससे आपको पता चल जाए कि रेलेवेंसी है या नहीं है जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चंस या नहीं आते उससे। ठीक है, तो इसके लिए हम लेकर के आए हैं एक छोटा सा क्वेश्चंस का सेट। फिर इसके बाद में इस सीरीज़ को नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो आप जूनियर इंजीनियर की RSM SSB की जो एग्ज़ाम देने वाले हो, उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें चलो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट्स इज। ठीक है, तो इसमें पहले सबसे पहले क्या करोगे, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, इसके अंदर जो लैंग्वेज में जो भी टर्म्स हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि इसमें ये पूछा है कि क्विक डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो एक तो अपने को ये हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब किसके लिए पूछा है, वाटर कंटेंट के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने को ऑप्शंस पे जाना है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड के बारे में अगर अपन बात, इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। ओवन ड्राई मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड और कैल्शियम कार्बाइड। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे जो क्विकेस्ट मेथड है डिटर्मिनेशन के लिए, जो कि 5 से 7 मिनट में रिजल्ट देता है, वो कौन सा है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है, तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन मेथड्स हैं या फिर जो भी फील्ड डिटर्मिनेशन मेथड्स हैं, उन दोनों के बीच ये सारे मेथड्स वहीं से हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं आपको रिकॉल भी करवाता चलूंगा इनके ऑप्शंस में, जो जो ऑप्शंस आएंगे उनके बिहाफ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें अपन, तो ये सबसे पहले ओवन ड्राई मेथड की बात कर लेते हैं। ओवन ड्राई मेथड क्या है, ओवन ड्राई एक वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का मेथड है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर पूछा है मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, वैसे ही पूछ लेंगे मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा टिक करके आओगे, फिर ओवन ड्राई मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसा कि मैंने आपको वहां भी बताए थे, वो यहाँ भी एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, इन ऑर्गेनिक सोइल्स जो थी, ठीक है, उनके लिए टेम्परेचर कितना रखोगे आप, 105 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक सॉइल की। ऑर्गेनिक सॉइल की के लिए जो टेम्परेचर है वो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसे सॉइल जिसमें जिप्सम कंटेंट हो, ठीक है, जिप्सम कंटेंट होगा, तो उसके लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार इसका रीजन भी पूछ लेते हैं कि अगर इनऑर्गेनिक सॉइल्स में या फिर किसी भी प्रकार जो भी सॉइल हैं उसके अंदर अगर जो ओवन ड्राई मेथड है उसके अंदर 110 डिग्री टेम्परेचर से अगर ज़्यादा जाता है टेम्परेचर, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट ये होगा लॉस ऑफ जो स्ट्रक्चरल वाटर है, तो सॉइल के अंदर स्ट्रक्चरल वाटर जो है उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन चाहते नहीं है, क्योंकि उससे वाटर कंटेंट जो है उसकी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, ये हो गया वाटर कंटेंट का अपना ओवन ड्राई मेथड। ठीक है, इसके अंदर इसी का जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड जो है उसके अंदर क्या करते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। ये सारे ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा आप। ठीक है, इनके नोट्स भी बनाते जाइएगा साथ साथ में, और आपको PDF के फॉर्म में नोट्स जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी चिंता ना करें कि आपको PDF नहीं दी जाएगी। सैंड बाथ मेथड के अंदर क्या करते हैं, ये फील्ड मेथड है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, कौन सा मेथड है, फील्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर कि इसको उस कंडीशन में उपयोग में लाया जाता है जब इलेक्ट्रॉनिक ओवन अवेलेबल नहीं हो। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 110 डिग्री, 80 डिग्री और 60 डिग्री, ये टेम्परेचर जो है अपन वो इलेक्ट्रॉनिक ओवन जो है उसी के अंदर सेट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक ओवन अवेलेबल नहीं हो तब क्या करेंगे, अपन सैंड बाथ मेथड यूज में लेंगे। और इसके अंदर सोइल कैसी लेंगे, जिसके
ऑर्गेनिक सोयल होनी चाहिए जिसमें सोयल में जिप्सम की मात्रा ज्यादा ना हो, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, अगर ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जिप्सम की अगर क्वांटिटी अधिक है तो कौन सा मेथड यूज में नहीं लेंगे, सैंड बाथ मेथड, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्कोहल मेथड की, ठीक है। तो एल्कोहल मेथड में क्या होता है, एक मिथ स्पिरिट ऐड करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है, मिथाइलेटेड स्पिरिट ऐड करेंगे। जिसमें क्या होगा, इससे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, जैसा कि मैंने आपको वहां भी बताया था कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसी की। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है, सबसे क्विकेस्ट मेथड है, 5 to 7 मिनट्स के अंदर रिजल्ट्स दे देता है अपने को, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कार्बाइड जो है वो ऐड करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड, तो उससे होगा क्या, जो कैल्शियम कार्बाइड ऐड करेंगे तो उससे जो एसिटिलीन गैस है, इस एसिटिलीन गैस जो है वो रिलीज होगी। एसिटिलीन गैस रिलीज होगी तो वो क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी गेज के ऊपर, गेज के ऊपर जाकर के वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, फिर इसको गेज को अपन कैलिब्रेट कर लेंगे और इससे यहाँ से वाटर कंटेंट की डिटर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है, वॉइड रेशियो ऑफ सोइल इज 0.9, तो इसकी पोरोसिटी जो है वो कितनी होगी वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक बार क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, इसके पहले एक बार जो ऑप्शंस में जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं अपन। वॉइड रेशियो क्या होता है, ठीक है, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कहीं पर आपको वी लिखा दिख जाए तो इसका मतलब है टोटल वॉल्यूम, अगर इसके नीचे टी ना भी लिखा हो तो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, जैसे तो मैंने आपको सोल ऑफ सॉइल के अंदर बताया था। अब इन दोनों के अंदर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ई छोटा होता है या एन बड़ा होता है, मतलब दोनों में से कौन छोटा और कौन बड़ा होता है। तो इसके लिए एक चीज बता देता हूं आपको, टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम सॉलिड्स के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। तो नीचे अगर बड़ी चीज होगी जो टोटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। टोटल अगर कोई क्वांटिटी वो रिड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ई बड़ा होगा एन से, ठीक है। तो इससे आपको इजीली मतलब आंसर्स को एक क्रॉस चेक करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ई के लिए अपन जो इनका रिलेशन देखते हैं, अपने को निकालना क्या है, पोरोसिटी इस क्वेश्चन में। तो पोरोसिटी निकालना है तो एन और ई के बीच में रिलेशन देखते हैं, चलो। जैसा कि मैंने आपको सोल ऑफ सॉइल के अंदर बताया था, एन इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। अगर आपने ध्यान से इसको रिवाइज किया होगा और पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो 0.9 अपॉन 1.9 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका अगर आंसर देखें तो वो हो जाएगा, फिर इससे कैलकुलेशन करोगे तो फिर 0.47, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। तो यहाँ से देखिए आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई थी क्वेश्चन उन्हीं के अंदर से, यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं कि ये एसएससी जेईई 2005 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज है वो एक रिलेवेंसी शो करने के लिए दी, भाई आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं यार जा रहे हैं आप हमारे साथ में, ठीक है। तो आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, हम आपको बिल्कुल सही दिशा के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। द मॉइस्चर कंटेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि द मॉइस्चर कंटेंट बिलो विच द सोइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड द। अब ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, सबसे एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी, इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी के अंदर क्या पढ़ा था, ये कंसिस्टेंसी होती क्या है वो बता देता हूं आपको। ईज ऑफ डूइंग वर्क या फिर ईज ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द सोइल, ठीक है, डूइंग वर्क विथ सोइल, या फिर इसको डिफॉर्म कितनी इजीली कर सकते हैं सोइल को, उसको बोलते हैं अपन कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी के लिए आपको कंसिस्टेंसी लिमिट्स डिफाइन कराई थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ था, अपन ने कुछ एक
कर्व देखा था, अटरबर्ग्स कंसिस्टेंसी कर्व, ठीक है। उस कर्व के अंदर क्या देखा था अपन ने, ये था वो कर्व, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें 4 फेजेस थी। जैसे जैसे अपन इसमें, ये है इसमें वाटर कंटेंट, ठीक है, और ये इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम करते जाएंगे अपन अलग अलग फेजेस में पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो फेज आएगी वो आती है लिक्विड, ठीक है। लिक्विड से स्टार्ट करते हैं अपन, लिक्विड के बाद में अपन जाएंगे प्लास्टिक फेज के अंदर, ठीक है। प्लास्टिक फेज के बाद में जाएंगे अपन सेमी सॉलिड के अंदर, ठीक है। सेमी सॉलिड के बाद में जाएंगे अपन सॉलिड के अंदर। तो अब इनकी जो बाउंड्री है, इन जो दो फेजेस हैं उनकी जो बाउंड्री है वो एक कंसिस्टेंसी लिमिट को शो करती है, वो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये जो लिक्विड और प्लास्टिक लिमिट के बीच की बाउंड्री है ये शो कर रही है लिक्विड लिमिट, ठीक है। ऐसे ही प्लास्टिक और सेमी सॉलिड के बीच की जो बाउंड्री है वो शो कर रही है प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। और ऐसे ही सेमी सॉलिड और सॉलिड के बीच की जो है वो श्रिंकेज लिमिट। अब इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन होती है, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट की। तो जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। लिक्विड लिमिट की क्या होती है कि ऐसी मिनिमम वाटर कंटेंट जिसके ऊपर जो है ना, जो सॉइल जो है वो फ्लो करने लग जाए वाटर के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं श्रिंकेज की। जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा श्रिंकेज लिमिट। क्यों होगा? क्योंकि श्रिंकेज लिमिट ऐसी वाटर कंटेंट है जिसके बिलो अगर अपन वाटर कंटेंट को रिड्यूस करेंगे तो उसका सोइल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सोइल जो है वो ड्राई हो चुकी होती है। इस बाउंड्री के ऊपर 1 होता है सैचुरेशन जो होता है ना उसकी वैल्यू, ठीक है। इसके नीचे लेस देन 1 होगा और इसके ऊपर ग्रेटर देन 1, मतलब 1 स्टार बोलेंगे इसको, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये चीजें इतनी सी ध्यान रखना, बेसिक बेसिक सी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देख लेना, श्रिंकेज लिमिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ए पार्शियली सैचुरेटेड सोइल इज 60 डिग्री, देन एयर कंटेंट ऑफ द सोइल इज, अगेन सोइल, जो सोल ऑफ सोइल जो एक चार्ट बताया था आपको या फिर एक टेबल थी उसके अंदर से ही क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देख लीजिए, पहले इन दोनों का अलग अलग मीनिंग बता देता हूं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एस बोलते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसका फॉर्मूला याद है आपको। फिर इसके बाद में क्या है, एयर कंटेंट का, एयर कंटेंट का वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। तो ये हो गया एयर कंटेंट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो अपन सिंपल एस प्लस ए सी इक्वल टू 1, ये रिलेशन आपने देखा था वहां पर, ये याद भी होना चाहिए आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नहीं है तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए इसको। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि ये रिलेशन वैलिड भी है या नहीं है, ठीक है। तो वी वी प्लस वी ए अपॉन वी वी इंटू 100, इनके ब्रैकेट में 100 अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है, इक्वल टू 1, या फिर इसको परसेंटेज में अगर नहीं शो कर रहे हो तो ये 100 हटा दो यहाँ से, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसके अंदर क्या होता है, एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से शो हो रहा है ये, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो इनका इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, एस प्लस ए सी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कि अपने को एस दिया हुआ है 60, तो ए सी जो वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 कितना हो गया, 40%, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए, 40%। तो अपने यहाँ तक क्वेश्चन हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बल्क डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई जो बल्क डेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ये चंडीगढ़ जेईएन में 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है वॉइड रेशियो के ऊपर, दूसरा है मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर, तीसरा पोरोसिटी के ऊपर, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबोव इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो गामा बल्क जो है जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। तो इससे यहाँ से जो है ये सारे वॉइड रेशियो भी आ जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट भी आ जाएगा, पोरोसिटी भी आ जाएगा।
इनको अलग अलग कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इनके अंदर अगर डायरेक्ट जैसे देख रहे हो आपके पोरोसिटी नहीं दिख रहा आपको इस फॉर्मूले में, वाटर कंटेंट में नहीं दिख रहा है, तो एस ई इक्वल टू आपको जैसे कि पता है डब्ल्यू जी होता है, तो इसको एस ई को डब्ल्यू जी भी लिख सकते हैं, फिर वाटर कंटेंट आ जाएगा। तो ई को भी चेंज करके लिख सकते हैं पोरोसिटी के टर्म्स में एन अपॉन वन माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ से ये पोरोसिटी भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पीएमबी जेई 2018 का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ए सॉइल सैंपल हैज प्रॉपर्टीज, लिक्विड लिमिट जो है अपने को लिक्विड लिमिट दी हुई है 45%, प्लास्टिक लिमिट दी हुई है अपने को 25%, श्रिंकेज लिमिट अपने को दी हुई है 17%, नेचुरल जो वाटर कंटेंट है वो दिया हुआ अपने को 30%। अब अपन देखते हैं कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो यह लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब यहाँ पर एक साइड में बता देता हूँ आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो अपन यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो लिक्विड लिमिट वो है 45% माइनस डब्ल्यू पी 25%, ठीक है। तो ये बचेगा कितना 20, ठीक है। अब आईसी की बात करते हैं अपन, तो डब्ल्यू एल जो कि 45 माइनस 30 डिवाइड बाई 20, तो ये ऊपर जो कितना है रिमेनिंग, तो 15/20। तो अपना आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। इसमें देखो कितना मतलब सीधा सीधा, ये तो बिल्कुल 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा और आपको ये भी पता चल रहा होगा जो क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, वो सब जो अभी तक कंटेंट पढ़ाया जाए उसी में से आ रहे हैं, ठीक है। तो एज पर सिलेबस हम कुछ भी रिमेनिंग नहीं छोड़ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्नोमीटर किसके यूज में आता है, ठीक है। अब आपको पता होगा, जैसे कि आपको एक डायग्राम दिखाया था मैंने नोट्स के अंदर, अगर कोई नया आया है चैनल के ऊपर तो प्लीज जाकर के पहले एक बार नोट्स के जो वीडियोज हैं जो लेक्चर्स के, उनके गो थ्रू हो जाइए, फिर बाद में क्वेश्चन करना, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने आपको एक ऐसा सा डायग्राम दिखाया था, ठीक है, वो था पिक्नोमीटर बोतल। पिक्नोमीटर बोतल का 900 ml अप्रोक्स इसका जो था वो वॉल्यूम था, और इसके ऊपर जो सर्कुलर जो इसके ऊपर होल था वो 6 mm का होल था। वो किस लिए था, 6 mm डाया का, तो वो एयर पास करने के लिए होल था, ठीक है। एयर, इसके अंदर एयर का प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये, ठीक है, इसके अंदर जो रीडिंग्स आएंगी वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। या फिर इसके अंदर जो सॉइल सॉलिड्स है उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो वॉइड्स हैं उनके अंदर तो एयर आ गई है, तो फिर अब वाटर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये काम किस किस के आता है। जैसा कि मैंने आपको डिटर्मिनेशन मेथड्स बताए थे, वाटर कंटेंट का बताया था, तो वाटर कंटेंट के अंदर सबसे पहला मेथड ही यही कराया था, पिक्नोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी करवाया था मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर भी पहला मेथड पिक्नोमीटर बताया था, ठीक है। तो इसमें यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो इसका आंसर जो है वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लैक्स्ट्राइन सोयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो सॉइल के स्टार्टिंग में फॉर्मेशन जो थी सॉइल की, उसमें टाइप ऑफ सॉइल और ओरिजिन की एक टेबल बनवाई थी, उसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले यही सॉइल के टाइप्स करवाए थे, ठीक है। तो उनके अंदर एक सॉइल थी लैक्स्ट्राइन सॉइल। लैक्स्ट्राइन सॉइल जो थी वो लेक के बेड से अपने को मिल रही थी, ठीक है। तो इसका जो सिंपल आंसर हो जाएगा लेक बेड्स, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आइसबर्ग्स, मैराइन सॉइल और जो भी है मार्ल सॉइल वगैरह, और जो जो भी टाइप्स थे उनको जरूर एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो DDA JEE 2018 के अंदर आया हुआ है। इफ D60 इक्वल टू 3 mm, मतलब ये पार्टिकल्स की साइज दी हुई है, ठीक है। D30 इक्वल टू 1.5 mm, D10 इक्वल टू 0.75 mm, देन व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मतलब अपन से सीधा सीधा क्या पूछा है, CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसका फॉर्मूला क्या था, D60 अपॉन D10, ठीक है। D60 अपॉन D10, तो इस फॉर्मूले के अंदर जब भी वैल्यू पुट करेंगे अपन 3 डिवाइड बाई 0.75, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की। अब जब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आया और डेटा अपने पास में अगर इस क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो अपन एक अपनी तरफ से क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है उसका फॉर्मूला जो था, इससे आपका रिकॉल भी हो जाएगा और क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा एक नया, ठीक है।
तो D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10, ठीक है। तो D30 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 3, ये 1.5, माफ कीजिएगा थोड़ा इधर उधर हो जाता है कई बार। तो 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 0.75, ठीक है। इसके कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपकी दोनों चीजें क्लियर हो गई, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान JEN 2015 के अंदर जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है, तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तब भी नोट करवाया था और अब भी नोट करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये जरूर आप इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि क्विक सैंड इज ए, क्विक सैंड जो थे इसके अंदर तो सीधा सीधा नाम दिया है क्विक सैंड का, ठीक है। अदरवाइज क्विक सैंड क्या है ये आपको सबको पता है, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करते ही चैप्टर की ये बोला था कि ये टाइप ऑफ सैंड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो टाइप ऑफ जो सैंड नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, ये कोहेजन लेस सोइल जो है वो भी कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं अपन फ्लो कंडीशन पे, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजिव सॉइल, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर कोहेजिव सॉइल होगा तो इनके अंदर जो एक दूसरे को बॉन्ड बना करके ये चिपके रहेंगे, जिससे क्या है कि ये वाटर के साथ फ्लो करके ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। ऊपर नहीं आएंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्विक सैंड की कंडीशन जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो अपने पास में लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो करेक्ट ऑप्शन है, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजन लेस सोइल। अब क्विक सैंड को और क्या क्या बोलते हैं, पाइपिंग बोलते हैं या फिर बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। इन सब नामों से भी जानते हैं, तो ये सब भी आप ध्यान रखना। और क्विक सैंड ध्यान रखना टाइप ऑफ सैंड नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। और ये है क्या, क्विक सैंड इज ए फिनोमिना है, ठीक है। फिनोमिना है जब क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है सिग्मा बार जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, तब अकरिंग होती है। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसको इससे बचाने के लिए अवॉइड द क्विक सैंड फेलियर, ठीक है। तो आई लेस देन आई सी क्या है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी क्विक सैंड की जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस करी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आरपीएससी 2018 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, तो इसकी बात कर लेते हैं अपन, द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएबिलिटी जो करवाया था उसके अंदर क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो के जो डिनोट करते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई के, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इससे वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल, तो इसमें अपना पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो इतना फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ फ्लो पे भी नहीं करेगा, डायरेक्ट डायमीटर ऑफ सॉइल ग्रेन के ऊपर भी नहीं करेगा, और शेप ऑफ पार्टिकल के ऊपर भी नहीं करेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए फर्स्ट जो लेक्चर था, जो उसकी बेसिक जो डिटेल्स दी थी मैंने सोइल मैकेनिक्स की, उसमें सोइल फॉर्मेशन बताया था आपको, तो उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द सोइल फॉर्मेशन इज, एसएससी JEN 2016 का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट तो है। तो देख लीजिए एक बार इसको, इससे क्या है कि आपका रिकॉल भी हो जाएगा कि सोइल बनती कैसे है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो रॉक होती है उसके ऊपर कोई वेदरिंग एजेंसी, जैसे कि किसी ने फिजिकली कोई अटैक किया या फिर केमिकली, ठीक है, केमिकल या फिजिकल जो मैकेनिकल एजेंसी जो है, इनकी वजह से रॉक क्या है, रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी वेदरिंग। अब वेदरिंग के बाद में क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि यहीं रहेगी, तो अब इसके लिए इस रोल में आती हैं ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज। अब ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज क्या करेंगी, जैसे इनको यहां पर अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सॉइल पार्टिकल्स एक ही जगह पड़े हैं कितने दिन से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उठा करके इनको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके बाद में क्या होगा, ये जाकर के एक जगह पर डिपॉजिट हो गई, ठीक है, दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो गई, एक जगह से दूसरी जगह आ गई, तो अब इनका डिपोजिशन तो हो गया, ये
डिपोजिशन हो गया। अब डिपोजिशन के बाद में क्या होगा, अप हीवल बनेगा इनका एक, मतलब कोई भी फ्लैट सरफेस है उस, या फिर कोई भी सरफेस है अनड्यूलेटेड हो या फ्लैट हो, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, एक ये पहाड़ जैसा, रोक जैसी स्ट्रक्चर बना लेगा, मतलब, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अप हीवल, ठीक है। तो अप हीवल के बाद में फिर क्या होगा, फिर से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, अप हीवल के बाद में फिर वेदरिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन, ठीक है। तो ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसके अंदर अपन देखें तो इस, तो पहला जो है अप हीवल, तो ये तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो अब फिर सेकंड ऑप्शन, इसके अंदर वेदरिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो वेदरिंग से मे भी हो सकता है। तो वेदरिंग के बाद में अप हीवल आ गया, अप हीवल के बाद में वेदरिंग के बाद में जबकि आना क्या चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये ऑप्शन भी अपना यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले वेदरिंग तो करवाओ भाई, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे अपन किसी चीज को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेदरिंग की। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है, वेदरिंग है, वेदरिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन है, फिर डिपोजिशन है, फिर अपहीवल है, ठीक है। तो यही अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया, यहां से आपका एक ये रिवाइज हो गया। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं एसएससी जेईएन 2017 के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, विच अपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, ठीक है। लिक्विड लिमिट के ऑफ सॉइल के लिए क्या यूज में लेते हैं, लिक्विड लिमिट जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि वाटर कंटेंट जिसके ऊपर फ्लो करने लग जाए, ठीक है, सॉइल जो है, ठीक है। तो इसके लिए पिक्नोमीटर यूज में नहीं लेते हैं, रिंग एंड बॉल अपरेटस जो है बिटुमिन के टेस्टिंग वेस्टिंग के अंदर यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये जरूर, ये ट्रांसपोर्टेशन का आ गया क्वेश्चन, ठीक है, या फिर बीएमसी का मान लो इसको, ठीक है। नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे ग्रैंडे अपरेटस जो है वो ही तो यूज में लेते हैं। कैसे ग्रैंडे अपरेटस में क्या करते हैं, एक हाफ इंच का ग्रूव बनाते हैं, ठीक है, एक जो 2 mm का, ठीक है, ग्रूव बनाएंगे। इस किससे, स्टैंडर्ड टूल होती है एक एएसटीएम करके टूल होती है, उससे सोइल के अंदर। अब इस सोइल के अंदर 25 नंबर ऑफ ब्लोज के अंदर ये ग्रूव जो है ये भर जाना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक हैंडल सा होता है, उस हैंडल को रोटेट करते रहो और ये ग्रूव जो है इसका ये फिल हो जाना चाहिए। तो ये कैसे ग्रैंडे अपरेटस जो है इसको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इन ए वेट सोइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइज इट्स 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द वॉइड रेशियो ऑफ द सोइल विल बी। तो वॉइड रेशियो का अपने को जो बेसिक फॉर्मूला वो याद है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैलकुलेट करते हैं, वॉइड्स में क्या क्या है, एयर और वाटर। एयर का वॉल्यूम मान लो अपन ने टोटल वॉल्यूम वी माना, तो v का कितना है 1/6, प्लस में अब अपन वाटर की बात करते हैं, तो वाटर के अंदर कितना मान लो कि टोटल वॉल्यूम v था, तो जो अपन ने मान रखा है इसका 1/3 था, ठीक है, तो v/3। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो वो सॉरी वॉइड्स जो है वो कितना हो गया 3v/6, या फिर इसको लिख सकते हैं v/2, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना हो जाएगा, फिर जब यहां से अपने को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पता है तो टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिडक्ट कर देंगे, तो वो अपने पास में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बढ़ जाए जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा v/2, ठीक है। तो ये v/2 हो जाएगा। तो अपने को फिर सिंपल सा है कि v/2 बाई, इसको डिवाइड करेंगे, v/2 से दोनों सेम है कट जाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1। तो ऐसे लैंग्वेज में कई बार जैसे कि क्वेश्चंस वैसे सीधा ना दे करके लैंग्वेज में भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो इसका भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये LMRC लखनऊ मेट्रो जो है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द सैचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटीज ऑफ ए सॉइल आर, जो 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली, द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज इन द सैचुरेटेड सोइल सैचुरेटेड स्टेट विल बी। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना आप, गामा सैचुरेटेड बाई गामा ड्राई इक्वल टू 1 + W/1, ठीक है। तो इसके अंदर इन दोनों की वैल्यूज अपने को पता है, 2000/1500 इक्वल टू 1 + W/1। तो इसके अंदर से यहाँ से वाटर कंटेंट अपने पास में आ जाएगा कितना 33.33, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, ये और ये DMRC 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो इसके अंदर इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी भी, ठीक है। ए क्ले इज कॉल्ड एज क्विक
इफ इट्स सेंसिटिविटी इज, अब सेंसिटिविटी बता देता हूं आपको कि सेंसिटिविटी क्या होती है। सबसे पहले सेंसिटिविटी में क्या है कि जैसे कि कोई क्ले थी, उसको रिमोल्डिंग करी, उसकी रिमोल्डिंग करने के ऊपर इसकी जो स्ट्रेंथ में लॉस हुआ, ठीक है, तो उस स्ट्रेंथ लॉस को ही बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। मतलब एक यूसीएस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल जो है टू द यूसीएस ऑफ रिमोल्डेड सैंपल, इन दोनों का रेशियो जो है उसी को बोलते हैं अपन सेंसिटिविटी। अब ये सेंसिटिविटी जो है इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको, ग्रेटर देन 16। अब इसकी एक टेबल है जो कि आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, तो वो जरूर आप एक बार नोट करना चाहो तो यहां से नोट कर लेना, ठीक है। इसकी टेबल जरूर बता देता हूं मैं आपको कि अगर 1 to 4 हुई इसकी सेंसिटिविटी, तो उसको बोलेंगे अपन सेंसिटिव जो, और ये सेंसिटिव क्या होती है, ग्रेवल या फिर कोर्स सैंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4 to 8। 4 to 8 में क्या है, अरे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये जो था ये था नॉर्मल, अपन नॉर्मल को तो भूल ही गए, ठीक है, ये नॉर्मल था, इसके बाद आएगी सेंसिटिव, ठीक है। तो जो सेंसिटिव है वो होती है सैंड, ठीक है। अब 8 to 15 इसके लिमिट्स ध्यान रखना आप। एक्सट्रीम सेंसिटिव, ठीक है, तो एक्सट्रीम सेंसिटिव में क्या कौन सी होती है, फ्लोक्यूलेंट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका होता है, ठीक है। अब और ग्रेटर देन 15 जो होता है वो होता है क्विक सैंड, या फिर इसको बोलते हैं क्विक क्ले, ठीक ठीक है, ये क्ले होती है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना आप, ये टेबल जो है ये ध्यान रख लेना, ये सेंसिटिविटी की लिमिट्स हैं। एक मिनट यार, ये पेन को कुछ, अब देखिए, हाँ ये सेंसिटिविटी है, थोड़ा सा यहाँ पर पेन की वजह से तो कुछ गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है, तो इसको आप देख लेना एक बार, थोड़ा सा रब कर देता हूँ। हाँ, अब देखते हैं ये जो थी, ये वैल्यूज जो थी, ये सेंसिटिविटी की जो थी इसके अंदर, ठीक है। तो ये टेबल हो गई, इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ग्रेटर देन 16 हो गया, और ये DDA JEE 2018 का, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको एक बार आप ध्यान से कर लीजिएगा, और ऐसी ही सीरीज हम लाते रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस की। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे उनके बिहाफ पर, जैसे ये प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल का क्वेश्चन आ गए, और इसके बाद में एक वीडियो इसके लिए पूरा फुल जो है वो हम क्वेश्चंस के ऊपर हम सोच रहे हैं लाइव आने की, लाइव जो है इसके ऊपर, जैसे कि अभी चल रहा है इसके, अभी जैसे कि लेक्चर जो आपके हो रहे हैं ऐसे ही लाइव आकर के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। तो इसके बारे में देख रहे हैं, कोर्स ग्रेन्ड सोइल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.78, तो अपने को ई दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 0.78, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है जी जो है वो 2.69 दी हुई है। इसके अंदर जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो पूछा है, एट विच क्विक सैंड कंडीशन विल अकर, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के इक्वल अगर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा तो अपने पास में जो क्या बोलते हैं इसको, क्विक सैंड की कंडीशन अकरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जो IC है इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, G-1/1+E, ठीक है। तो इसके अंदर वॉल्यू जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे, 2.69 माइनस 1.1 प्लस 0.78, ठीक है। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 0.94, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब ये DMRC JEN 2017 का क्वेश्चन है, मतलब कि देख क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा है, मतलब ठीक है, जूनियर इंजीनियर के हिसाब से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच द लॉस इन शियर स्ट्रेंथ कॉज्ड बाय रिमोल्डिंग कैन बी रिगेन्ड विद द टाइम इज नोन एज, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान SSB JEE 2016 का, ठीक है। तो ये लॉस जो स्ट्रेंथ है ये वापस से आ रही है, रिगेन कर रहा है, ठीक है। तो इस रिगेन वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉफी, और जो लॉस करने वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते थे अपन, सेंसिटिविटी, ठीक है। और एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होता है, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स है इन दोनों का
जो रेशियो है उसको बोलते हैं। कंसिस्टेंसी आपको पता है, ईज ऑफ डूइंग वर्क विद सॉइल, ठीक है। तो ये अपने यहाँ आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। इसका रिव्यू जरूर देना कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और अब जो मतलब एक आपको आइडिया लगी गया होगा कि जो चल रहा है जो कंटेंट वो सही दिशा में जा रहे हैं आप हमारे साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, 1 रुपए का डोनेशन अगर आप करते हैं तो जैसा कि हम आपको हर लेक्चर के अंदर अब यही बात बोल रहे हैं सेम, कि भाई 1 रुपए का डोनेशन कर दीजिए। उससे क्या है कि आपका भी भला हो जाएगा और हमारा भी, ठीक है। आपका कुछ जाना नहीं है, हमारा बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी, ताकि जिससे जो भी नीडी पर्सन हैं जहाँ पर जिनके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उनको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स अगेन।